हेलो बच्चों, अवधि क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम 2022 के सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 2021 और 2020 के सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो अभी हम आज शुरू कर रहे हैं 2021 ऑल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है 2 माइक्रोकूलाम का आवेश 2 माइक्रोकूलाम का आवेश 0.2 मीटर भुजा के 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से निर्गत घन के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। चलिए, तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 माइक्रोकूलाम का एक आवेश 0.2 मीटर भुजा के एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो आओ देखते हैं। सपोज दैट वी हैव अ क्यूब। मान लेते हैं हमारे पास एक घन है, ये रहा, और मान के चलते हैं कि इसके केंद्र पर यहां कहीं 2 माइक्रोकूलाम आवेश। ठीक, अब आप बताओ इस घन में टोटल कितने पृष्ठ हैं? बोलिए। तो इस घन में टोटल 6 सरफेसेस हैं। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये चौथा। एक सरफेस फ्रंट पर है 5वां, और एक सरफेस इसके बैक साइड में है 6वां सरफेस। तो इसमें टोटल 6 पृष्ठ हैं और हमें एक पृष्ठ से फ्लक्स निकालना है। अब आप लोग बताओ कि क्या यह घन कोई बंद पृष्ठ है? तो आंसर है यस, यह एक घन पृष्ठ है, सॉरी यह एक बंद पृष्ठ है। और आपको पता है गॉस का प्रमेय। गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है? गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट यह है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो आप बताओ घन एक बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ में कितना आवेश है? 2 माइक्रोकूलाम। तो इस 2 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण यहां से जो फ्लक्स निकलेगा, बताओ, वो 6 के 6 पृष्ठ से निकलेगा। हमें कितने? हमें केवल एक पृष्ठ से निकालना है। मान लेते हैं इस एक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स में निकालना है। तो चलो देखते हैं। यहां पर हमें क्या क्या दिया है? हमें आवेश दिया है 2 माइक्रोकूलाम, और आप सभी को पता होगा माइक्रो का मतलब क्या होता है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, यानी हमारे पास आवेश कितना है? 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। और आप यहां फाई घन का निकाल रहे हो। यहां गॉस की प्रमेय से जब फ्लक्स आएगा तो वो पूरे घन से आएगा। समझ गया कि नहीं? जब आप यहां गॉस की प्रमेय लगाओगे तो वो जो फ्लक्स कैलकुलेट होगा वो पूरे पूरे घन के लिए होगा। ठीक,
तो यहां हम गॉस की प्रमेय लगा रहे हैं। गॉस की प्रमेय कहती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू हम रख देते हैं 2 गुणे 10 की घात -6। एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इसको और आगे सॉल्व करो तो यहां से फाई घन कितना आएगा। अब आप बताओ, यहां आया 2/8.85 गुणे 10 की घात -6 और ये 10 की घात अगर -12 को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा +12। इसको और आगे हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2 इंटू 10 टू द पावर। अब आप देखो -6 + 12 आंसर इज +6 और डिवाइड में क्या आएगा 8.85। अब आप लोग बताओ, अगर ये हम दशमलव हटाना चाहते हैं तो चूंकि दशमलव के बाद यहां 2 अंक हैं इसलिए ऊपर कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो बढ़ेंगे। तो यहां से फाई घन बराबर क्या आएगा, फाई घन बराबर आएगा 200/885 गुणे 10 की घात 6। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें 200 में 885 से भाग कर लेना चाहिए। यहां करके देख लेते हैं, 200 में 885 से भाग करेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहां भाग तो जाएगा नहीं, तो हमें पहले तो दशमलव लगाना पड़ेगा, यहां जीरो बढ़ेगा और अब हम भाग ले जा सकते हैं, 2 बार ले जाएंगे। तो यहां से आएगा 2 पंचे 10, 2 अठे 16, 16 एक 17, 2 अठे 16 एक 17। 10 यहां से जीरो में से जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इधर 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा, इधर बचा 9, 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा और यहां 1 में से 1 गया 0। पॉइंट लगा ही चुके हैं तो यहां एक 0 बढ़ जाएगा। अब कितनी बार जा सकता है, 3 बार तो नहीं जाएगा, 2 बार ले जाते हैं। तो यहां से हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 अठे 16 एक 17, 2 अठे 16 एक 17। जीरो में से जीरो गया, 10 में से 7 गया 3, इधर 12 में से 7 गया 5 और उधर 1 में से गया 0। फिर से यहां पर हो जाएगा, अब कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जा सकता है। तो 6 पंचे 30, 6 अठे 48, 48 3 51, 6 अठे 48, 48 5, ऑलमोस्ट 0.226। एग्जैक्टली तो नहीं क्योंकि एग्जैक्टली ज्यादा हो रहा है तो यहां से हो जाएगा 0.225, बट ऑलमोस्ट ये कितने के इक्वल आया, ऑलमोस्ट ये आया 0.226 इंटू 10 टू द पावर 6। और याद रखना ये आंसर नहीं है, ये तो अभी पूरे घन से आया है, हमें किससे चाहिए, हमें एक पृष्ठ से चाहिए। तो आपको पता है कि जब ये घन से निकलने वाले हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें कितने पृष्ठ शामिल हैं, उसमें टोटल 6 हैं, 4 नहीं 6। 1 2 3 4, फ्रंट 5, बैक 6। तो 6 पृष्ठ से अगर इतना फ्लक्स है तो एक पृष्ठ से कितना होगा, डिवाइड कर दो 6 से। यानी अगर हम यहां बात करें 5 पृष्ठ तो आंसर हो जाएगा 0.226 अपॉन 6 इंटू 10 टू द पावर 6। अच्छा एक बात बताइए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां से हम इसको 22.6 लिख लें और यहां 10 की घात 4 लिख लें, कोई समस्या तो नहीं है। दशमलव को हम अगर यहां 2 अंक शिफ्ट करेंगे तो यहां घात में 2 की कमी हो जाएगी, तो आ गया 22.6 गुणे 10 की घात 4। अब आप 6 से इसको आराम से भाग कर सकते हैं। तो 6 का टेबल पढ़ो, 6 त्रिक 18, इधर आया 46, 6 सत्ते 42, 4 आया 40, फिर 6 36 आता जाएगा ऐसे ही। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 6 त्रिक 18, 4 उधर से आया 6 46 हुआ, हाँ 6 सत्ते 42, 4 हुआ 40 हुआ, 6 36, फिर ऐसा जाता आ जाएगा। तो 3.76 इंटू 10 टू द पावर 4 और आप इसको लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या आ चुका है, 3.76 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझ में आ गया, नोट करें, पॉज करके नोट कर लें इसको। चलिए
हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, एक आवेश निकाय में, एक आवेश निकाय में आवेश Q1 एवं Q2 कुछ दूरी पर हैं। आवेश Q1 व Q2 कुछ दूरी पर हैं। एक अन्य आवेश Q, एक अन्य आवेश Q इस निकाय के निकट लाया जाता है। इस निकाय के निकट लाया जाता है। आवेश Q1 द्वारा, आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल ऑप्शनल है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू का है, आसान है बट ट्रिकी है थोड़ा सा। ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन है बढ़ जाएगा, इसका दूसरा ऑप्शन है घट जाएगा, घट जाएगा। तीसरा ऑप्शन आवेश Q3 की, नहीं, तीसरा ऑप्शन अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। और लास्ट ऑप्शन है Q3 के प्रकृति पर निर्भर करेगा। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है बट थोड़ा सा ट्रिकी है। तो एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, दिमाग लगाओ किसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक, सोच लिया, मैं बताऊं? आइए तो देखो क्या कहा जा रहा है। एक आवेश निकाय में आवेश Q1 व Q2 कुछ दूरी पर है। तो मान लेते हैं हमारे पास यहां एक आवेश है जिसका वैल्यू है Q1 और इससे मान लो कुछ दूरी R दूरी पर एक दूसरा आवेश है Q2। ठीक है, ये हमारे पास निकाय है। अब क्या करें, तीसरा आवेश इस निकाय के निकट लाया जाता है। तो सपोज करो ए Q1 Q2 पर एक बल लगाएगा, F इक्वल टू क्या लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। कुछ ऐसा बल लगाएगा, ये बल फोर्स, यही वैल्यू होगी। अब सोचो शुरुआत में यहां तीसरा आवेश नहीं था तो इतना बल लग रहा था। अब एक और आवेश मान लो यहां लाके मैं रख दूं Q आवेश, तो क्या Q1 जो है Q2 पर जो बल लगा रहा है वो बढ़ जाएगा कि घट जाएगा कि अपरिवर्तित रहेगा? दिमाग लगा के आंसर दो कि डिपेंड करेगा Q3 कैसा है। मतलब ये जो Q3 है, ये जो हम तीसरा आवेश ले आ रहे हैं, यहां Q3 कर लें, Q3 जो ला रहे हैं वो कैसा है, उसकी वैल्यू क्या, इस बात पर डिपेंड करेगा क्या। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? सोचिए, मैं बता रहा हूं। आप लोगों ने पढ़ा होगा बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, याद आया? बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, बोलो क्या था, याद है? बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, बोलो याद है क्या था ये? तो इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी निकाय में दो से अधिक आवेश हों तो उस निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों द्वारा लग रहे बलों के परिणामी के बराबर होता है, बलों के सदिश योग के परिणामी के बराबर होता है। और यहां पर एक कंडीशन लिखी थी कि किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति का
दो आवेशों के बीच लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कुल मिला के बात यह है कि इस Q3 के आने से Q1 Q2 पर कितना बल लगाएगा इस पर कोई फर्क नहीं आएगा, मतलब इसमें लगने वाले बल में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, समझ जाओ। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, वो सोचते हैं कि क्योंकि आवेश बढ़ रहा है तो बल भी बढ़ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। हाँ, इस पर लगने वाला परिणामी जरूर बढ़ जाएगा या घट जाएगा, वो डिपेंड कर सकता है Q3 कैसा है, उसका वहां से डिस्टेंस कैसा है, क्या परिमाण है ना, उस पर डिपेंड कर सकता है। टोटल फोर्स ऑन Q2 may be increase or decrease or change depending on the nature and value of Q3, but force due to Q1 on Q2 does not change। समझ गए कि नहीं? इस Q3 की उपस्थिति का Q1 द्वारा Q2 पर लगाए गए बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ गए होंगे? ठीक है, नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, नोट करें। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन है, एक अनंत लंबाई के, एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का, आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁻5 कूलाम पर मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर, तार से 2 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बहुत ही साधारण सा प्रश्न, खुद से ट्राई करना चाहें तो कर लें, वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें। चलिए मैं कर रहा हूं। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व को हम लैम्डा बोलते हैं, और लैम्डा आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, 10 × 10⁻⁻5 कूलाम पर मीटर। डिस्टेंस यहां पर लंबवत दूरी r कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि सेंटी की जगह आता है 10⁻⁻2 मीटर। क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र E बराबर, फॉर्मूला बताओ। तो फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, E बराबर होता है 2 λ/4πε0 इंटू r। यहां से आप इसको सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हो, 1/4πε0 2 λ/r, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो चलो वैल्यू रखकर देखते हैं। इसकी जगह आता है 9 × 10⁻9, सभी को पता है। 2 इंटू लैम्डा की जगह क्या आएगा, 10 × 10⁻5 बटे r की जगह आएगा 2 × 10⁻2। तो ध्यान से देखो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा इधर, ध्यान से देखो, तो यहां आएगा 9 × 10⁻, अब आप यहां देखिएगा 9 है ये और ये 10⁻1 है, ध्यान से, 10⁻9 10⁻1 दोनों जुड़ जाएंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, और इधर 5 माइनस में है तो 10 में से 5 गया 5, और गुणे में ये जो -2 है ये ऊपर पहुंचेगा तो ये +2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, E बराबर आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻⁷
7 न्यूटन प्रति कूलाम। नोट करें, यही आपका आंसर है। नोट करें, पॉज कर लें और नोट कर लें। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन है आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र ज्ञात करें। आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो आप लोग बताओ कि आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ। कूलाम का नियम, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां देखो, F इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आप एक बात बताओ, यहां क्या हम एप्सिलॉन नॉट को यहां ले जाएंगे तो ऊपर में जाएगा और F आ जाएगा इसकी जगह। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा? F, और यहां आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सभी को पता है Q1 Q2 क्या है? आवेश है। F क्या है? बल है। R क्या है? दूरी। मैं यहां लिख देता हूं, यहां Q1 और Q2 दोनों ही क्या है? आवेश है। बराबर नहीं, Q1 Q2 क्या है? आवेश, और इसका विमीय सूत्र होता है AT। जितने लोगों को नहीं पता है जान लें। बल F क्या है? बल विमीय सूत्र सबको रटा होना चाहिए, ml t-2, और दूरी यहां क्या है? R क्या है? R दूरी है, इसका विमीय सूत्र L लिखते हैं। ये सभी विमीय सूत्र यहां इस समीकरण में लिखो और आपका विमीय सूत्र प्राप्त हो जाएगा। 1 कांस्टेंट है, नंबर है, कोई विमीय सूत्र नहीं होगा। Q1 Q2 यानी AT Q1 का, Q2 का भी क्या होगा? AT होगा, बटे 4 और पाई एक नंबर है, इनके कोई विमीय सूत्र नहीं होंगे। F बल है तो ये हो जाएगा ml t-2, और यहां R स्क्वायर, R दूरी है, दूरी का L, और L पर आ जाएगा 2। इसको अगर और आगे हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा A मिलकर A2, T मिलकर T2, बटे में हो जाएगा M, और क्या आएगा? देखो L और L2 मिलकर L3 t-2। और आगे देखो, ये M ऊपर जाएगा तो M-1 होगा। L3 है, ऊपर जाके L-3, t-2 है, ऊपर जाएगा +2 होगा, और ऑलरेडी t⁻2 है तो t⁻2 मिलकर t⁻4 हो जाएगा और a⁻2 हो जाएगा। तो ये है विमीय समीकरण एप्सिलॉन नॉट का। बहुत ही आसान है और इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो विमीय सूत्र, मात्रक एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जरूर याद रखें। नोट करें इसको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। देखो अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और मैं बताना चाहूंगा ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। इस पर हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पहले भी कर चुके हैं, तो जो लोग पिछला वीडियो देखे हैं वो जरूर समझ पाएंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, एक खोखले बेलन के भीतर एक खोखले बेलन के भीतर Q कूलाम आवेश स्थित है। Q कूलाम आवेश स्थित है।
यदि बेलन के वक्री पृष्ठ से, यदि बेलन के वक्रीय पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स, 5 वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स संबंधित है, तो बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से, एक समतल पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो मान लेते हमारे पास एक सिलेंडर है, एक बेलन, और बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं सबको पता है ये बात। बताओ बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं? बेलन में होते हैं कुल 3 पृष्ठ, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये है, एक ये है, टोटल 3 पृष्ठ हैं। और इसमें कितने वक्र पृष्ठ हैं? तो आंसर इज 1। ये क्या है? यही है केवल वक्र पृष्ठ, बाकी ये समतल पृष्ठ है और ये समतल पृष्ठ। टोटल कितने समतल पृष्ठ? 2 समतल पृष्ठ। अब आप देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि इस बेलन के अंदर Q कूलाम का आवेश है। बेलन कैसा पृष्ठ है? बंद पृष्ठ है। तो बंद पृष्ठ पर क्या अप्लाई करेंगे? गॉस की प्रमेय अप्लाई करेंगे। गॉस की प्रमेय क्या कहता है? कहता है कि बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो देखो यहां पर Q कूलाम आवेश है। अगर हम टोटल फ्लक्स निकालें, फाई बेलन का हम अगर निकालें, पूरे सिलेंडर का निकालें, तो आंसर इस गॉस की प्रमेय अप्लाई कर दो, Q/ε0 यहीं तक होगा। बट ये आंसर कितने का है? पूरे बेलन का है। अच्छा ठीक है, और क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है, अच्छा ये कहां से है? यहां मैं लिख दे रहा हूं, गॉस की प्रमेय है ये। गॉस की प्रमेय से पूरे पृष्ठ, मतलब पूरे आकृति से, पूरे बंद पृष्ठ से आता, मतलब पूरे बेलन से आएगा। तो गॉस की प्रमेय से आ गई। अब बेलन के वक्र पृष्ठ से कितना दिया है? फाई पहले से दिया है, तो मान लेते हैं फाई वक्र पृष्ठ कितना है? तो फाई वक्र पृष्ठ दिया है, फाई ने क्वेश्चन में दिया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं फाई समतल क्या होगा? बोलो बोलो, फाई समतल क्या होगा? तो बहुत आसान भाई, पूरे सिलेंडर का पता है, उसमें से वक्र पृष्ठ माइनस कर दो, क्या बचेगा? समतल का। लेकिन क्या ये एक समतल का आएगा? नहीं, क्योंकि इस वक्र पृष्ठ को निकाल दो तो कितने समतल आ रहे हैं? 2, तो दोनों समतल का आएगा। तो यहां मैं ऐसे लिखूंगा, अतः 2 समतल पृष्ठों से बद्ध फ्लक्स, और ये किसके बराबर होगा? तो ये होगा फाई बेलन माइनस फाई वक्र पृष्ठ। यानी अगर हम दो समतल पृष्ठ से 2 लिखे और समतल पृष्ठ से फ्लक्स को फाई डैश बोल दिए, तो आंसर फाई बेलन कितना है? Q/ε0 माइनस फाई वक्र पृष्ठ क्या है? फाई है। तो ये हो गया। लेकिन हमें तो एक से चाहिए, एक समतल पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स, एक समतल पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स, और इसको हमने फाई डैश बोला, तो फाई डैश, ये 2 यहां गुणे में उधर जाएगा भाग में, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट के अंदर Q/ε0 माइनस 5। दिस इज योर आंसर, नोट कर लें।
नोट कर लें, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन है तो एमसीक्यू, मतलब है तो एक नंबर का क्वेश्चन, बट इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही तगड़े हैं। मैं आपको बता दूं, इस पर एक 3 नंबर का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एल भुजा के वर्ग, एल भुजा के वर्ग एबीसीडी के प्रत्येक कोनों ए व सी पर Q1 तथा प्रत्येक कोनों B व D पर -Q2 स्थित है, -Q2 स्थित है। ए पर स्थित आवेश साम्य अवस्था में है, ए पर स्थित आवेश साम्यावस्था में है, तब अनुपात Q1 बटे Q2 होगा, Q1 बटा Q2 होगा। और इसके ऑप्शंस क्या हैं, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2√2, तीसरा ऑप्शन √2 और चौथा ऑप्शन है 1/√2। तो चलो देखो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो क्या बोला जा रहा है, आपके पास एक वर्ग है, मान लेते हैं हमारे पास ये एक वर्ग है, ठीक, और इस वर्ग का जो कोना है उन कोनों का नाम ए बी सी डी है, और इनकी जो लंबाई है वो क्या है, मान लेते हैं एल है, सबकी लंबाई क्या है, एल। ए व सी पर क्या रखा है, Q1 रखा है, तो मतलब ए यहां पर क्या रखा है, यहां पर जो है Q1 रखा है, सी पर भी क्या रखा है, Q1 रखा है, बी और डी पर -Q2 रखे हैं, -Q2 -Q2। और फिर क्या बोला जा रहा है, ए पर स्थित आवेश साम्यावस्था में है। अच्छा बताओ, साम्यावस्था की शर्त पता है, बोलिए, साम्यावस्था की शर्त पता है? साम्यावस्था उस अवस्था को कहते हैं जो बिल्कुल संतुलन की अवस्था होती है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि उस निकाय पर उस समय कोई भी परिणामी बल कार्य ना कर रहा हो, क्योंकि अगर किसी भी निकाय पर परिणामी बल होगा तो उसमें त्वरण होगा, यानी वो गतिशील होगा, यानी कोई साम्यावस्था नहीं होगी। लेकिन यहां क्या बोला जा रहा है, यहां बोला जा रहा है कि आवेश ए पर रखा आवेश क्या है, साम्यावस्था में है। तो हम इसको डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि ए पर रखा आवेश Q1 पर नेट बल क्या है, शून्य है। ठीक, तो एक काम करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इस ए पर जो Q1 रखा है उस पर कुल बल निकालेंगे, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q1, ये हम फाइंड करके फिर हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेट फोर्स इक्वल टू 0, उसके बाद हमें हमारा रेशियो मिल जाएगा। आइए देखते हैं। तो एक बात बताओ, इस ए पर जो आवेश है उस आवेश पर
और कितने आवेश हैं जो बल लगा सकते हैं? तो आंसर है इस पर लगाने वाले कितने आवेश हैं? 3 आवेश हैं, एक -q2 यहाँ, एक +q1 यहाँ, एक -q2 यहाँ। तो मान लेते हैं जो B पर आवेश रखा है, ये B वाला A को क्या करेगा? आकर्षित करेगा कि प्रतिकर्षित करेगा? तो साफ साफ दिख रहा है, ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, इनके बीच में क्या लगेगा? आकर्षण। यानी ये जो -q2 चार्ज है, इस Q1 को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। आकर्षण में क्या होता है? अपनी ओर खींचना होता है। तो हम ये बल ऐसे दिखा सकते हैं, ये इस बल को हमने बोल दिया F A B, मतलब A पर B के कारण लग रहा है। अच्छा, ऐसे D पर रखा -q2 क्या करेगा? ये भी आकर्षित करेगा, तो इसका बल ऐसे आ गया। इसको हम क्या लिखेंगे? FAD लिखेंगे। A पर लगने वाला, D लगाने वाला। अब Q1 क्या करेगा ये बताना है। C पर रखा आवेश Q1, देखो Q1, ये भी Q1, दोनों कैसे हैं? प्लस में है, यानी क्या करेगा? Q1 प्रतिकर्षित करेगा। तो ये Q1 इस Q1 को अपने से दूर धकेगा, और आपको पता है कि इनकी दिशा क्या होती? दोनों रेखाओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, यानी ये ऐसे कार्य करेगा। इस बल को हम बोल सकते हैं FAC। तो आप देख पा रहे हो इस Q1 पर कुल 3 बल लग रहे हैं। एक लग रहा है FAB, एक लग रहा है FAD, और तीसरा लग रहा है FAC। ठीक है, ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि FAB और FAD आपस में क्या है? 90 डिग्री पर है। ठीक, पहले हम इन दोनों बलों को सॉल्व करेंगे। आपको पता है ना, दो सदिश के बीच अगर एंगल 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट कैसे निकलता है? कैसे परिणामी निकलता है? याद है, √a² प्लस b², क्योंकि इस समय cos 90 आएगा और cos 90 होता है 0। तो हम इसी नियम का उपयोग करेंगे और FAB और FAD की वैल्यू निकाल करके उनका परिणामी सॉल्व करेंगे। और आपको पता है ना, दो सदिश का परिणामी कहीं उनके बीच में कहीं आएगा। अब आप देखो, एक सदिश ऐसे है ना, देखो एक सदिश ऐसे, दूसरा ऐसे, देखो ऐसे समझा, ऐसे एक सदिश ऐसे, दूसरा नीचे की तरफ देखो ऐसे, इन दोनों का परिणामी कहीं बीच में आएगा, ऐसे कहीं, बात समझे, कहीं ऐसे बीच में आएगा परिणामी। तो इनका परिणामी, क्योंकि दोनों के फोर्स एग्जैक्टली सेम आएंगे, कैसे पता मुझे? देखो यहां भी -q2 है, यहां भी -q2, Q1 तो सेम है, लेंथ सबकी सेम होगी, स्क्वायर है ना, वर्ग में भुजाओं की जो लंबाइयां होती, चारों भुजाओं की लंबाइयां समान होती हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि FAB और FAD आपस में बराबर हो सकते हैं, तो इनका परिणामी बिल्कुल बीचों बीच आएगा। इसको हमने बोल दिया F'। ये जो F' है और ये जो FAC है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? विपरीत होंगे। विपरीत होंगे तो माइनस निकाल के फिर करेंगे। तो देखो स्टेप्स देखो, सबसे पहले हम FAB निकालेंगे। FAB क्या आएगा आंसर? फॉर्मूला वही है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। देखो ये हो जाएगा 1/4πε0, Q1 क्या है? ये रहा Q1 और ये रहा Q2। और आपको पता है ना कि भैया बल के फॉर्मूले में, कूलाम बल के फॉर्मूले में आवेश का मान चिन्ह के साथ नहीं रखते हैं। यहां जो आवेश का चिन्ह है वो क्या बताता है? दिशा को बताता है, आकर्षण प्रतिकर्षण बताएगा। यहां पर वैल्यू में माइनस मत लिख देना। तो जाएगा Q1 Q2 अपॉन दूरी कितनी बताओ? L²। ऐसे ही हम FAD निकाल के देखते हैं। ये हो जाएगा 1/4πε0। इस बार भी Q1 है, Q2 माइनस लिखा नहीं जाएगा, अपॉन दूरी का वर्ग L²। तो ध्यान से देखो, FAB और FAD दोनों क्या है? सेम टू सेम है। और ऐसे ही आप क्या निकाल लो? FAC। ये हो जाएगा 1/4πε0। इस बार Q1 भी Q1 है, Q2 भी Q1 है, यानी Q1 का स्क्वायर हो जाएगा बटे दूरी का वर्ग। अब आप यहां से यहां की दूरी बताओ, तो बहुत सिंपल है। देखो ये भी L है, ये भी L है। देखो ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ। कर्ण बराबर क्या होता है? √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हो जाएगा L√2, ये हो जाएगा। तो L√2 का स्क्वायर करना है,
जब L√2 का स्क्वायर करोगे तो यहां हो जाएगा 2L²। बात समझ में आई? बोलो। L√2 का स्क्वायर करोगे तो L का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 यानी 2L², वही तो लिखे देखो। ठीक, अब इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं? इसके बाद हम बोल सकते हैं कि FAB और FAD के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो हम यहां यही बोलेंगे, FAB परपेंडिकुलर FAD अतः परिणामी, अतः इनका परिणाम, इन दोनों का परिणामी, इनका परिणामी F डैश बराबर क्या होगा? अंडर रूट। देखो, दो सदिश अगर एक दूसरे के लंबवत, उनका परिणामी √A² प्लस B² होता है, तो हम लिख सकते हैं FAB² प्लस FAD²। कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, ठीक। एक काम करो, यहां देखकर बताओ क्या FAB और FAD दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है। देखो, वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम है ना। तो हम क्या ऐसा कह दें कि FAB बराबर है FAD का, और उसको कुछ मान ले अपने मन से ना, उसको हम F मान लें। चलो, तो हम यहां लिख सकते हैं, देखो यहां लिख रहे हैं कि FAB बराबर है किसके? FAD के, और इसको हमने कह दिया F से लिख दिया। से मतलब हमने ऐसा मान लिया। ठीक है, तो कुल मिला के हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो F डैश बराबर हो जाएगा, देखो FAB की जगह भी हम F लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर आएगा, प्लस FAD की जगह भी हम F लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर आएगा। यहां आ जाएगा FF यानी 2F² रूट के अंदर। अब जब आप रूट लगाओगे तो F तो बाहर आ जाएगा, और क्या बचेगा? √2। ठीक है, F डैश की वैल्यू F√2। एक बार तो F कितना आया है? बोलो। F तो हमने क्या माना? चाहे FAB मान लो, चाहे सॉरी, चाहे F को FAB मान लो, चाहे FAD मान लो, तो हम F की जगह यहां से वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहां हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन L² इंटू √2। ये हो गया F डैश। क्लियर है? क्या हो गया? F डैश। ठीक है, एक बार कैमरे में देखें। थोड़ा स्पेस है। ठीक है, और देखते हैं। तो यहां हमें साफ साफ दिख रहा है, देखो फिगर में, कि F डैश FAC क्या है? अपोजिट है, और दो वेक्टर जब अपोजिट होते तो उनका रिजल्टेंट माइनस करके आता है। जब दो सदिश विपरीत होते हैं तो उनका परिणामी माइनस करके आता है। तो आप यहां लिख सकते हो, यहां से लिख रहा हूं, F डैश व FAC क्या है? विपरीत है, अतः इनका परिणामी, और इसको हम FR मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? F डैश माइनस FAC, सॉरी FAC। बट देखो प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार FR क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोल रहा है साम्य अवस्था में है। ठीक है, क्या बोल रहा है? साम्य अवस्था में पहले से ही बोल रहा है। तो यहां से अगर FR 0 हुआ, ध्यान से देख के बताओ, अगर FR 0 हुआ तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 0 बराबर F डैश माइनस FAC? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या यहां से हम लिख सकते हैं F डैश बराबर FAC? बोलो, इसको हम उधर लेके आए ना, हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा ना? अब इसके नीचे तो दिखाई नहीं देगा, हम इसके बगल लिख रहे हैं। देखो ध्यान से, हर स्टेप को देखते रहना कि हम किसके बाद क्या लिख रहे हैं, समझ गए? पूरा ध्यान होना चाहिए। तो यहां से F डैश किसके बराबर हो जाएगा? FAC के। F डैश की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ये रही, तो लिख देते हैं मान यहां। F डैश की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टा L² इंटू √2 बराबर FAC यहां हमने सॉल्व किया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर। अब यहां देख लो, जो कैंसिल हो कैंसिल कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, L स्क्वायर Q1 स्क्वायर है, तो Q1 से Q1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, Q1 आ चुका है। ठीक है, जो बचा उसको यहां में लिख रहा हूं, देखो यहां ध्यान से, यहां में लिखने वाला हूं। तो क्या बचा इधर, इधर बचा Q2√2, Q2√2 बराबर, उधर क्या बचा है, उधर ऊपर Q1 दिख रहा है और नीचे दिख रहा है 2। रेशियो किसका किसका चीज, Q1 अपॉन Q2, यानी इस Q2 को यहां ले आए, 2 को यहां भेजें, तो ये हो जाएगा 2√2 बराबर Q1/Q2। दिस इज योर आंसर। यानी दोनों आवेश का रेशियो क्या आ रहा है, 2/2, यानी 2√2। क्या आ रहा है, 2√2। सोचो, तो एक नंबर का क्वेश्चन है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ गए, देख लो आप, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देख लो, अच्छे से नोट करना, पॉज करो और अच्छे से नोट करो। समझ में आई बात, नोट करिए, नोट करिए। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार ये भी रिपीट हो चुका है। समझ गए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं इस बार वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। और जो लोग चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि उन्हें 2024 में होने वाले यूपी बोर्ड एग्जाम की सबसे बेहतरीन तैयारी यहीं कराई जाएगी। सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, और इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल और डेरिवेशनल प्रॉब्लम होंगे उनकी एक अलग से वीडियो बनेगी इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बाद। तो रिवीजन करने का सबसे बेहतरीन चैनल है ये। ठीक है, आओ देखते हैं। क्वेश्चन है, पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले, पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले वैद्युत द्विध्रुव को एक समरूप वैद्युत क्षेत्र, एक समरूप वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है, ई में रखा गया है, ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, द्विध्रुव की अक्ष को, द्विध्रुव की अक्ष को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 45 डिग्री घुमाने पर, 45 डिग्री घुमाने पर द्विध्रुव पर कार्य करने वाला, द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण। ये आपका पहला क्वेश्चन है इसका। तो चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं ना, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते चलते हैं। तो देखो क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि आपके पास P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कहां स्थित है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित है, और द्विध्रुव की अक्ष को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 45 डिग्री घुमाने पर द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण। तो मान लेते हैं ये आपका एक समरूप क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और इससे जो है 45 डिग्री, कितने 45 डिग्री, ये मान लो P है, पर 45 डिग्री पर एक द्विध्रुव रखा है।
तो बलागुण टाउ बराबर सबको पता है, बहुत आसान, पीई साइन थीटा। ठीक, तो आंसर हो जाएगा पीई साइन थीटा की जगह आ जाएगा 45 डिग्री, और सबको पता है 45 की वैल्यू क्या होती है, पीई 1/√2, तो इसको हम √2 ऐसे लिख सकते हैं, और आंसर होगा न्यूटन इंटू मीटर में। हो गया पहला। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो यहां क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन देखो, बहुत आसान था ये, टाउ बराबर पीई साइन थीटा, थीटा की वैल्यू साफ साफ 45 दिख रखी है, समझ गए। तो इसका अगला पार्ट देखते हैं। हाँ, कह रहा साम्यावस्था में, अगला क्वेश्चन है, साम्यावस्था में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले आप लोग बताओ द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है। तो याद होगा सबको, u थीटा इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, सबको याद रखना है। u थीटा बराबर होता है माइनस पीई कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा का। अच्छा एक बात बताओ, साम्यावस्था किसको कहते हैं। साम्यावस्था उसको कहते हैं जब थीटा इस समय क्या हो, जीरो। नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। चाहे वो नेट फोर्स हो, चाहे वो नेट टॉर्क हो, मतलब चाहे बलयुग्म आघूर्ण, नेट बलयुग्म आघूर्ण शून्य हो, चाहे परिणामी बल शून्य हो। तो यहां थीटा इक्वल टू जीरो होता है, याद रखना साम्यावस्था में थीटा क्या होता है, जीरो। साम्यावस्था में थीटा बराबर 0 डिग्री, तो यहां से u थीटा बराबर क्या हो जाएगा, u थीटा की जगह क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि हम साम्यावस्था की बात कर रहे हैं। ये 0 डिग्री क्या हो जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा की जगह, कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा, जीरो। और कॉस जीरो की वैल्यू सबको पता है 1, यानी आंसर हो जाएगा u 0 डिग्री इक्वल टू माइनस पीई। ये सेकंड का आंसर हो चुका है। ठीक है, ये सेकंड का आंसर हो चुका है, नोट करो उसको। तब तक मैं यहां पर तीसरा क्वेश्चन लिख लेता हूं। ठीक है, तब तक यहां मैं आपका तीसरा क्वेश्चन नोट कर लेता हूं। ठीक है, देखो तो क्या था तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, साम्यावस्था से साम्यावस्था से द्विध्रुव को 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। और इस पूरे क्वेश्चन में यही वाला पार्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि देखो पहला क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड, टाउ बराबर पी साइन, दूसरा भी फॉर्मूला बेस्ड, बस यही बस तीसरा ही है जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। अब कॉन्सेप्ट क्या होगा, आओ देखते हैं। क्या बोल रहा है, साम्यावस्था से द्विध्रुव को 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। साम्यावस्था एंगल क्या है, जीरो, और फिर अगला एंगल 180 दिखा रहा है, किया गया कार्य पूछा है। क्या कार्य ऊर्जा प्रमेय पता है, याद है, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है, किया गया कार्य बराबर किया गया कार्य बराबर ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन। और ऊर्जा में परिवर्तन कैसे निकलेगा, तो यहां निकलेगा अंतिम ऊर्जा, बोलो, माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। ठीक है ना, और यहां हो जाएगा किया गया कार्य, यानी W बराबर हम लिख सकते हैं, U अंतिम कितना है 180 है, तो U 180 डिग्री माइनस U प्रारंभिक 0 डिग्री, बहुत आसान। U 180 क्या होगा, माइनस पीई कॉस 180 डिग्री माइनस, और इसकी जगह हो जाएगा
देखो माइनस का साइन ये फॉर्मूले वाला है, यहां से देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। u 180 की जगह माइनस पीई कॉस 180 ये फॉर्मूले वाला है, फिर ये माइनस का चिन्ह यहाँ जो है वो लिखा, फिर u0 की जगह भी यही होगा माइनस पीई कॉस 0। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ हो जाएगा माइनस पीई कॉस 180 माइनस 1 होता है, फिर माइनस माइनस पीई कॉस 0 1 होता है। सॉल्व करो, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी पीई, फिर यहां देखो माइनस और ये माइनस प्लस पीई, आंसर इज 2p। समझ गए? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो, वीडियो को नोट करो, सॉरी वीडियो को पॉज करो और फिर इसको नोट कर लो। तो लास्ट क्वेश्चन आज का और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 के एग्जाम का, ठीक है? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है क्वेश्चन? S1 तथा S2 दो संकेंद्रीय खोखले गोले के भीतर दो संकेंद्रीय खोखले गोले के भीतर क्रमशः कैपिटल Q तथा 3 कैपिटल Q आवेश रखे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है? पहला क्वेश्चन S1 व S2 से संबद्ध फ्लक्स का अनुपात ज्ञात कीजिए। से संबद्ध फ्लक्स का अनुपात ज्ञात कीजिए। और दूसरा है यदि S1 के भीतर 3 परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए तब S1 से बद्ध फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा? S1 से बद्ध फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा? और इसका फिगर कुछ यहां है, कुछ ये फिगर ऐसा, ये रहा S1, ये रहा S2, ये S1, ये S2। S1 में कितना रखा है बताओ? Q, मतलब इसके अंदर Q है, और S2 यहां रखा है 3। कुछ ऐसा फिगर ऐसा दिया हुआ, ठीक? तो आओ करते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, तो S1 के अंदर कितना आवेश है? देखो अभी केवल S1 को देखो, मान लो S1 से निर्गत फ्लक्स φ1 है। हमने क्या कहा? मान लो S1 से निर्गत फ्लक्स क्या है? φ1। तो हम यहां वही लिखेंगे, S1 से बद्ध फ्लक्स φ1 बराबर, देखो गॉस की प्रमेय लगानी, सिंपल है गॉस की प्रमेय। क्या है? कुल आवेश कितना है S1 में? Q बटा एप्सिलॉन नॉट। ये आया पहला इक्वेशन। ध्यान से समझो, ये रहा S1 गोला, इसके अंदर कुल आवेश कितना Q? ये 3Q S1 के बाहर है, ध्यान रखो 3Q का S1 के बाहर, इसलिए S1 से क्या आएगा? केवल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही
S2 से बद्ध फ्लक्स, इसको हमने phi2 बोल दिया। बताओ क्या होगा, S2 में कुल कितना आवेश है बोलो, क्या 3q है, बोलो क्या S2 के अंदर केवल 3q है ना, 3q तो है ही, S1 वाला भी तो S2 के अंदर आएगा, यानी टोटल आवेश इस बार क्या है 4q, तो यहां हो जाएगा 4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन सेकंड बोलो। क्या चाहिए, S1 व S2 से संबद्ध फ्लक्स यानी phi1 अपॉन phi2 चाहिए, तो यहां से आप लिख सकते हो phi1 बटा phi2 बराबर q बटा एप्सिलॉन नॉट अपॉन 4q बटा एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल हो जाएगा सब, क्या आएगा 1/4। ये आपका आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो, यदि S1 के भीतर 3 परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए, तो मान लो परावैद्युतांक 3 परावैद्युतांक का माध्यम रखने पर माना फ्लक्स phi डैश, फ्लक्स phi1 डैश है, हमने ये मान लिया। तो देखो phi1 डैश बराबर होगा क्या, phi1 डैश बराबर, फॉर्मूला क्या होता है गॉस के प्रमेय, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन याद रखना एप्सिलॉन नॉट तब यूज करोगे जब माध्यम या तो निर्वात हो या तो वायु हो। बट यहां साफ साफ कह रहा है कि वायु नहीं है बल्कि कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया, तो याद रखो जब भी किसी माध्यम की या जब भी किसी परावैद्युत पदार्थ की बात की जाए तो एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आता है, बोलो बोलो, एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू के, तो यहां वही आएगा। तो यहां हो जाएगा आवेश कितना था, क्या आवेश में कोई बदलाव हुआ है, बोलो S1 में तो क्या आवेश का बदलाव हुआ नहीं, तो आवेश क्यों ही रहेगा, बटे एप्सिलॉन नॉट की जगह के एप्सिलॉन नॉट में 3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कुछ समझ में आ गई बात, एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और के की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा phi1 डैश। अब आप क्या करो, अब आप 3 को 1 से भाग कर दो, समीकरण 3 में 1 से भाग कर दो, यहां मैं लिख रहा हूं समीकरण 3 1 से भाग करने पर यहां हो जाएगा phi1 डैश बटा phi1 बराबर phi1 डैश कितना आ रहा है, q बटा 3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन q बटा एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा कैंसिल हो गया, क्या है 1/3, यानी कि जो phi1 डैश आया वो पहले वाले फ्लक्स का कितना है 1/3, यानी सॉरी पहले वाले फ्लक्स का 1/3 टाइम्स है। कुल मिलाके जब परावैद्युत पदार्थ रख दोगे तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी 1/3 गुना कम हो जाएगा, नया फ्लक्स 1/3 गुना कम हो जाएगा या 1/3 गुना हो जाएगा। तो ये रहा ऑप्शन, ये रहा आपका आंसर। तो वीडियो को पॉज करो, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना इनफ है, ठीक है, एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।